सेलिब्रेट करते हुए हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया क्या एक सुपर पावर बन सकता है या नहीं। किस किस सेक्टर में इंडिया कैसा कर रहा है, ये हम लोगों ने 5 आइडेंटिफाई किए हैं सेक्टर्स, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सेक्टर्स में इंडिया की कैसी ग्रोथ है, इंडिया अभी तक कहाँ पहुंचा है, आगे कहाँ तक जा सकता है, क्या इंडिया सुपर पावर बन भी सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, डिजिटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे, और फाइनली इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर एक कंक्लूड करेंगे कि क्या इंडिया सुपर पावर बन भी सकता है या नहीं बन सकता। तो अभी इंडिया में दो टाइप के लोग हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस रखते हैं। एक इस टाइप के लोग हैं जिनको दिख रहा है कि हाँ इंडिया में ग्रोथ हो रही है, इंडिया में पोटेंशियल है। और दूसरे उस टाइप के लोग हैं जिनको लगता है कि यार इंडिया में तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इंडिया में तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रही है चीज़ें, तो इंडिया मेरे को नहीं लगता है कि आगे जाके ग्रो करेगा। ऐसी बहुत से लोगों की थिंकिंग है। कौन सा सही है, कैसे पता चलेगा? तो आज ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई करें। इन सभी पॉइंट्स में बहुत सारे हम लोग एनालिटिक्स देखेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स के थ्रू जो जनरेट किया हुआ डेटा है मैंने इकट्ठा किया है। थोड़ा सा मैं आज लैपटॉप में देख के रीड भी कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, जो कि शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे याद रखने से। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि इंडिया ने अभी तक कैसे ग्रो किया है और आगे कैसे ग्रो कर सकता है। तो चालू करते हैं आज का डिस्कशन। जो भी ज्वाइन कर रहा है, अगर नए हो तो फॉलो कर लो, लाइक कर देना अगर टॉपिक पसंद आ रहा है। अगर कुछ भी बीच में बात करनी है, कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है, कुछ क्वेश्चन है, तो चैट में लिख देना, मैं सभी की चैट पढ़ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो 1991 में पॉलिसी चेंजेस हुए थे। अगर ये वाले पॉलिसी चेंज के बारे में अगर समझ नहीं आ रहा है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि अभी तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की हिस्ट्री कैसी रही है। तो उसमें हम लोगों ने इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया था। वो वाला वीडियो जाके चेक कर लेना, वो वाली स्ट्रीम शो जाके चेक कर लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से पूरी डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो 1991 में पॉलिसी चेंजेस हुए थे इंडिया में, जिसके बाद क्या हुआ था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने लग गए थे। उसके पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउड नहीं थे, उस लेवल के अलाउड नहीं थे जिससे इंडिया को फायदा हो। लेकिन 1991 के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आना तेज हो गया, बहुत ज्यादा पैसा बाहर से आने लग गया। इसीलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंडिया की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर्स बन गया वर्ल्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिससे इंडिया की ग्रोथ काफ़ी रैपिडली हुई, स्पेंडर बड़ा बढ़ रहा था। और उसके अलावा पब्लिक पार्टनरशिप होने लगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने लग गई। आई एम रियली सॉरी। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में क्या होता है ना, कि जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है तो गवर्नमेंट का कुछ काम वो आउटसोर्स कर देती है प्राइवेट एजेंसीज को। आपने देखा होगा रेलवेज में बहुत सी बार कि रेलवे में आप जाते हैं तो जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो रेलवे का नहीं होता है, वो कोई दूसरी कंपनी का होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ कंबाइन की एक डील होती है। तो ये पार्टनरशिप होती है बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। और इस पार्टनरशिप की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट का लोड कम हुआ और लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडिया में बढ़ने लग गई, क्योंकि ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिलने लग गई, कम प्राइजेस पर अच्छी सुविधाएं मिलने लग गई। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर भी होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा के जाता है वो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी पिछले ही डेकेड में। अगर देखा जाए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की इंडिया में। अगर पिछले एक डेकेड में देखा जाए तो इंडिया में नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है ओवरऑल वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ी है। टू बी एग्जैक्ट 54% से नेशनल हाईवेज की लेंथ इंडिया में बढ़ी है पिछले सिर्फ 10 सालों में, एक डेकेड में। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इंडिया में नवंबर 2022 तक 144,000 किलोमीटर्स के नेशनल हाईवेज बन चुके थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और ये डबल हो चुका है सिर्फ 10 सालों में। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है कि इंडिया में 2.7 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने असाइन कर रखे हैं इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है अगले 10 साल में या अगली एक डेकेड में इससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में और थोड़ी सी चीजें ऐड करते हैं। रेलवे सेक्टर की ग्रोथ हो रही है बहुत रैपिडली, एयरपोर्ट सेक्टर की, एयरलाइन सेक्टर की ग्रोथ हो रही है भयंकर रैपिडली। एयरपोर्ट सेक्टर में अगर बात की जाए तो लास्ट 8 सालों में हर साल मिनिमम इंडिया में 10 नए एयरपोर्ट्स आए हैं। 10 नए एयरपोर्ट्स आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। और इसी की वजह से पिछले 10 सालों में टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स के जो नंबर है इंडिया में डबल हो चुके हैं।
और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक ये नंबर इंडिया में टोटल 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स तक चले जाएंगे, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ों की ग्रोथ की वजह से जो बिजनेस होते हैं उनको फ़ायदा होता है, लॉजिस्टिक्स की वैल्यू बढ़ती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, स्पीड बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इसी चीज़ों की वजह से, इन सारी चीज़ों के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के एक रीसेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 38th नंबर पर आ गया है ओवरऑल वर्ल्ड में। जहां पर इंडिया पहले टॉप 100 में आने में भी स्ट्रगल करता था, यहाँ पर इंडिया 38th नंबर पर आ गया है। तो इससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इंडिया ने शुरू से लेके अभी तक काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। कुछ लोगों के कमेंट्स आए, चेक कर लेते हैं। रोमन भाई बोल रहे हैं, हाउ आर यू रोमन भाई? आई एम वेरी गुड, आप कैसे हैं? कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं आप? चैट में लिख के बताओ। हेलो जी, हाय नाम है आपका, आप अपना असली नाम लिख लो ना, मुझे याद भी रहेगा किससे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जो कि जिसका हम सभी बहुत ही मेजर पार्ट है, डिजिटाइजेशन की बात करने वाले हैं। डिजिटाइजेशन का रोल इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत ही मेजर रहा है। ये आप भी समझ सकते हैं, ये मैं भी समझ सकता हूँ। आज हम ये जो लाइव सेशन कर रहे हैं, ये इंडिया में डिजिटाइजेशन की ग्रोथ की वजह से ही हो पा रहा है। आज हमारी बात भी इसी की वजह से हो पा रही है। तो इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। जितनी तेजी से इंडिया में स्मार्टफोन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में स्मार्टफोन्स की ग्रोथ बहुत रैपिडली हो रही है, और जितनी ही तेज़ी से स्मार्टफोन्स के नंबर इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से डेटा, जो इंटरनेट डेटा होता है, उसके रेट्स इंडिया में गिरते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर इंडिया में डेटा के रेट्स गिर रहे हैं उसी स्पीड से जिससे स्मार्टफोन्स के मतलब स्मार्टफोन्स के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ रहे हैं। इंडिया अभी इंटरनेट डेटा के रेट से कंपेयर अगर किया जाए तो 5th चीपेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी इंडिया 5वीं सबसे ऐसी कंट्री है जहां पर इंटरनेट के रेट सबसे सस्ते हैं। इसकी वजह से ये हुआ है हमारे जियो और अंबानी सर की वजह से, जिन्होंने इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, जिससे इंडिया में इंटरनेट के रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। इसी सब की वजह से इंडिया में अभी 759 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है इंडिया में। ये यूएस की पॉपुलेशन का डबल है। अब आप ही सोचो कि यूएस की पॉपुलेशन के डबल लोग तो इंडिया में सिर्फ इंटरनेट यूजर्स है, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा एनालिटिक है। और इसके अलावा आपने देखा होगा, इसी की वजह से बहुत से आजकल फॉरेन यूट्यूबर्स इंडिया घूमने आते हैं। जो ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वो इंडिया आते हैं। क्यों आते हैं? उनको पता है व्यूज़ यहाँ से आना है। बहुत से बाहर के यूट्यूबर्स इंडियन सॉन्ग्स पर रिएक्ट करते हैं, इंडियन वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? उन सबको पता है कि व्यूअर्स सारे इंडिया में बैठे हैं। इंडिया डिजिटाइजेशन में बहुत आगे चल रहा है, व्यूअरशिप इंडिया ही कंट्रोल कर रहा है, तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं इंडिया की तरफ आने का, इंडिया की तरफ इस चीज़ को बढ़ाने का। इसके अलावा फाइनल पॉइंट इस सेक्टर में एक और बोलना चाहूँगा कि डिजिटाइजेशन का एक और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा है कि इंडिया ग्लोबली जो एजुकेशन होती है, ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें यूएस के बाद सेकंड नंबर पर आ चुका है। ये कोविड के बाद हुआ है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। हाय नमन भाई, कैसे हैं आप? कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? सुरेश भाई हेलो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, डिजिटाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया डिजिटाइजेशन में क्या हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या लगता है आप लोगों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया में इंप्रूव हो रही है, घट रही है? क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ इसीलिए क्योंकि इंडिया में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों को लगता है यार क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कुछ है ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बाहर है जहाँ पर लोग कम है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिक्स के साथ आज डिस्कस करेंगे। 1990 में 1990 में इंडिया में जो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है कि कितने साल एक बंदा जिंदा रहेगा ऑन एन एवरेज, है ना? तो इसकी वैल्यू 1990 में इंडिया में थी 59.4 ईयर्स, मतलब साढ़े 60 ईयर्स या 59 से 60 ईयर्स के बीच में एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। लेकिन अब वो सेम चीज़ कितनी हो गई है आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। 3 डेकेड में, सिर्फ 30 साल में, अब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच चुकी है 77 ईयर्स पर। अब आप सोचिए, सिर्फ 30 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 30 साल के आसपास से बढ़ा दिया है इंडिया ने, और सॉरी 20 साल के आसपास से बढ़ा दिया, आई एम रियली सॉरी। तो सोचिए इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बड़ी होगी सिर्फ 30 सालों में, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ रही है। सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, एनालिटिक्स पर भी फोकस करो, सही आइडिया लगेगा। नंबर्स कभी गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है?
और कुछ एनालिटिक्स डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ। पिछले कुछ सालों में इंडिया की पर कैपिटा इनकम भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है कि कितना एक एवरेज इंसान कितना पैसा कमा रहा है, सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो कितना पैसा कमा रहा है। तो अगर उसके हिसाब से बात करें तो वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि 2016 में एक्सट्रीम पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग थे इंडिया में, उसको अगर उसकी अगर वैल्यू मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीम पावर्टी लाइन के नीचे मतलब कि बहुत ज्यादा गरीब लोग इंडिया में थे, 124 मिलियन। 124 मिलियन ऐसे लोग थे जो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन के भी नीचे आते थे। लेकिन अगर यही सेम वैल्यू पिछले साल में देखा जाए तो 2020 तक टू तक ये वैल्यू पहुंच चुकी थी सिर्फ 15 मिलियन तक। 124 मिलियन से गिर के ये वैल्यू आ चुकी है 15 मिलियन पर सिर्फ 6 सालों के अंदर। 6 सालों के अंदर वैल्यू इतनी कम आ चुकी है। अगर इसको छोटे लेवल पर देखा जाए, अगर मैं इसको और अच्छे से आपको बताना चाहूं, तो इससे पता चलता है कि हर सेकंड इंडिया में ऐसे 44 लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल के आ रहे हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल कर आ रहे हैं। हर सेकंड अगर 50 लोग ऊपर आ रहे हैं तो इंडिया कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, आप इसके बारे में सोचिए। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो सुरेश भाई हेलो, कैसे हैं? सुरेश भाई बोल रहे हैं राजस्थान से। क्या बात है सुरेश भाई, राजस्थान से हैं आप? बहुत बढ़िया, मेरे वीडियो एडिटर भी राजस्थान से ही हैं। आई होप आप अच्छे होंगे सुरेश भाई। आपको भी अगर कुछ ऐड करना है पॉइंट्स इसमें तो बता दीजिएगा, बिल्कुल हम आपकी बात भी सुन ही रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि हर सेकंड 44 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से ऊपर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने ये तो न्यूज़ में काफ़ी सुना ही होगा रिसेंटली, पानी, इंडिया में वाटर कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है रिसेंटली। उसके अलावा है टॉयलेट्स इन हाउस होल्ड, पहले बहुत से घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे, अब उसका नंबर भी बहुत एक्सट्रीमली बढ़ गया है। तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी कवरेज, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कवरेज अब हो गया है बहुत ही अच्छा। ओवरऑल इंडिया के 97% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। अगर अर्बन एरिया में देखा जाए तो वो 99% के आसपास आता है। रूरल एरियाज में अगर देखा जाए तो वो 95% के आसपास आता है। तो इंडिया में ग्रोथ हो रही है बहुत ज़्यादा रैपिडली हर सेक्टर में, और उसी की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो आई होप आपको इस पॉइंट में भी मजा आया होगा। हबीब जी हेलो, कैसे हैं आप? कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं हबीब भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड। तो अगर इसमें ना थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा पहले से लेके आते हैं, तो पहले से लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो बहुत पहले की अगर बात करें, अगर काफ़ी सालों पहले जाएंगे तो इंडिया पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का अराउंड 1/3 कंट्रीब्यूट करता था। 1/3 पूरी दुनिया का कंट्रीब्यूट करना होती है बहुत ज़्यादा बड़ी बात। लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया पे हुआ है टैक्स, इंडिया पे हुए बहुत सारे लोगों के राज, इंडिया पर हुए बहुत सारे लूट्स, इंडिया को लूट लिया गया बहुत भयंकर तरीके से। और उसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी है वो धीरे 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 करके काफ़ी नीचे आती गई आती गई आती गई, और फिर बहुत नीचे पहुंच गई। आज से 20 साल पहले की अगर बात करें तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज विथ लार्जेस्ट इकोनॉमीज की लिस्ट में भी नहीं आता था, सिर्फ 20 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं तो। लेकिन 2023 की अगर बात करें तो इंडिया बन चुका है दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात होती है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है कि सिर्फ 10 साल में जहाँ टॉप 10 में भी नहीं आती थी इंडिया, अब पहुँच चुकी है टॉप 5 में, 5th नंबर पर आ चुकी है लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड के लिस्ट में। सोचिए कितने प्राउड की बात है। और इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कुछ ही सालों में इंडिया जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी और बन जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके अलावा ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 25 सालों में इंडिया यूएस को भी पीछे छोड़ देगी और बन जाएगी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना रहेगी ऊपर, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, चाइना को पीछे छोड़ना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन चाइना के नीचे पहुंच जाएगी इंडिया इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिस्ट में 2nd नंबर पर। ये कैसे प्रिडिक्ट किया गया है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि 34% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 20 साल के नीचे के यंग लोग हैं। ये अभी वर्क फोर्स में कन्वर्ट ही नहीं हुए हैं। जब ये वर्क फोर्स में कन्वर्ट होना चालू होंगे, उसके बाद ये लेकर जाएंगे इंडिया की ग्रोथ को और नेक्स्ट लेवल पर। तो इसीलिए ये सब प्रिडिक्शन भी किए गए हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करनी बाकी है हमको। अब ये देखा गया है पास्ट में कि यार चाइना ना किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ती है, कोई भी कंपनी हो कुछ भी बना रही हो, चाइना का इन्वॉल्वमेंट जरूर रहता है।
लेकिन रिसेंटली पता है क्या हुआ है? रिसेंटली ये हुआ है कि चाइना के अलावा अब इंडिया भी इस चीज़ में आगे बढ़ गया, इंडिया भी हर चीज़ में इन्वॉल्व होने लग गया है, क्योंकि लोगों के चाइना से रिलेशंस खराब हो रहे हैं पहली बात तो, और यहाँ पर रिलेशंस बढ़ाना बहुत ईजी हो गया है इंडिया के लिए, और इंडिया अब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम भी कर रही है। तो रिसेंट टाइम में इंडिया की ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर की। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जाए तो सिर्फ लास्ट ईयर में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से ज़्यादा थी। ये एक अपने लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जहां इंडिया जो इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी में टॉप पर आता है उससे भी ज़्यादा ग्रोथ करी है इंडिया ने लास्ट ईयर में, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके अलावा और भी देखा जाए तो एप्पल जैसी कंपनी, फेडेक्स जैसी कंपनी, बोइंग जैसी कंपनी, बोइंग बेसिकली प्लेन्स बनाती है, ऐसी कंपनीज इंडिया में आ चुकी है फाइनली। और इन लोगों ने ये भी प्लान कर लिया है कि आने वाले कुछ सालों में हम क्या कर सकते हैं, हम चाइना से हमारा जो भी काम है उसको शिफ्ट कर देंगे यार इंडिया में, क्योंकि चाइना से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, चाइना के साथ रिलेशंस मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सारी कंपनीज अभी ये भी सोच रही है कि एक काम करते हैं, चाइना से छोड़ के इंडिया में आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरी भी जो कंपनीज है वो ये प्लान कर रही है कि चाइना प्लस वन वाली स्ट्रैटेजी पे चले जाएं। क्यों? उनका ऐसा मानना है कि सिर्फ चाइना पे निर्भर रहना अभी सही बात नहीं है, क्योंकि चाइना सबके साथ रिलेशंस खराब कर रहा है, चाइना के ओवरऑल अजीब सी चीज़ें चल रही है चाइना के साथ दुनिया की। तो अब लोगों का ये मानना है कि एक काम करते हैं, चाइना प्लस वन वाली स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि एशिया की किसी कंट्री को पकड़ के चाइना के साथ दूसरी जगह भी ऑपरेशन सेटअप करना चाह रहे हैं, और उसमें इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में आता है। अगर लोग लिस्ट बनाते हैं प्रायोरिटी वाइज के कहाँ पर कर सकते हैं यार, तो इंडिया टॉप पर आता है, क्योंकि यहाँ पर सारे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। तो ये हो गया एक और पॉइंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो 2000 से लेकर 2020 के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज जो इंडियन कंपनीज में पैसा लगा रही है, उसकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हुई है। बाहर की कंपनीज, यूएस जर्मनी की कंपनीज को लग रहा है इंडिया में ग्रोथ हो रही है यार, 20% से ग्रो हो गई है। अगर वैल्यू की बात करी जाए, 20% कम लग रहा होगा, वैल्यू की बात करी जाए तो $841 बिलियन तक पहुंच चुका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। और इसी की वजह से टॉप 7 एफडीआई डेस्टिनेशंस की लिस्ट में भी इंडिया ने एंट्री बना ली है। मतलब इंडिया 7 प्रोमिनेंट जगहों में से एक है जहां पर फॉरेन कंपनीज पैसा लगाती है, फॉरेन लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो इंडिया 7th नंबर पर आ चुका है। जब हम इंडिया से पैसा लगा रहे थे एप्पल में, तो इसलिए यूएस टॉप पे था। अब आप देखिए यूएस के लोग भी इंडियन कंपनीज में पैसा लगाना चालू कर चुका है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। लेकिन क्या क्या चीज़ें इंडिया को और करना पड़ेगी? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इंडिया को और ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो। उनमें क्या क्या चीज़ें आती है? इंडिया में इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, अभी भी एजुकेशन सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। जर्मनी, यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज से एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे इंडिया को बेटर तरीके से, सिर्फ रटवाओ मत यार, लोगों को समझाओ, चीज़ें एक्सपीरियंस करवाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज दो, तो इंडिया आगे बढ़ सकता है। पहली चीज़ हो गई इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। दूसरी चीज़ हो गई करप्शन। इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, हर किसी को पैसा खाना है, और मोस्टली इंडिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से ही करप्शन देखना मिलता है, जो कि इंडिया को बहुत पीछे लेके जा रहा है, इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। तो करप्शन हो गई दूसरी चीज़ जहाँ पर इंडिया को इम्प्रूव करना है। तीसरी चीज़, यूथ में स्किल्स की कमी है अभी भी। जो एडिक्वेट स्किल्स चाहिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए आज की डेट में आगे बढ़ने के लिए, यूथ के इंडिया में कम है वो। लेकिन वो भी डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट आई थिंक टैकल हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए जिससे इसकी ग्रोथ भी थोड़े और फास्ट पेस पर हो। चौथी चीज़, इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यार, गाड़ियाँ बहुत सारी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ चलती रहती है, पुरानी गाड़ियाँ बहुत चलती रहती है जो और ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ईवी सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा इंडिया में। पॉल्यूशन कम होगी तो ही इंडिया की ग्रोथ आगे अच्छे लेवल पर होगी, सुपर पावर बनने जैसे लेवल पर होगी। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो हम आज के वीडियो में लास्ट डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब कि इंडिया में जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे ज्यादा जा रहा है, जितना इंपोर्ट नहीं हो रहा उससे, जितना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उससे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसी तो है नहीं कि हार मान के बैठ जाए। मैंने देखा है पास्ट में भी, हम लोगों ने सबने देखा है पास्ट में कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में कभी पीछे हार मान के नहीं जाती है। तो मुझे पक्का पता है इंडियन गवर्नमेंट इन चीज़ों पर भी काम करेगी, और आने वाले 10 20 30 साल में इंडिया सुपर पावर बनने के बहुत क्लोज आ सकता है। तो आई होप आज के सेशन में आपको मज़ा आया हो।
अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बाद में भी मैसेज कर सकते हो, ढूंढ के मैसेज कर देना, मैं सबका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और अगर ऐसे ही सेशंस में ज्वाइन करना है, मज़ा आ रहा है आपको, कल का सेशन हमारा होने वाला है जब हम लोग जिसमें इंडिपेंडेंस डे सेल्स के डिस्काउंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे वीक चल रहा है तो उसी के बारे में सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो अगर आपको कल के सेशन में भी बनना है तो फॉलो कर लो, आना है तो कल 2:30 पर होने वाला है सेशन। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।